أنا الفارس الصنديد، أنا خالد بن الوليد. تقدموا يا جند الله. الله أكبر. इतिहास में बड़े बड़े कमांडर हुए हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या कोई ऐसा भी था जिसे कभी किसी जंग में हराया ही न जा सका हो? आज हम एक ऐसे ही अजेय सेनापति की कहानी जानेंगे जिनकी रणनीति और बहादुरी आज भी दुनिया भर में एक मिसाल है। इतिहास में वो कौन सा कमांडर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी कोई लड़ाई नहीं हारा? ये सवाल ही अपने आप में कितना बड़ा है ना? और इसका जवाब हमें एक असाधारण सफर पर ले जाता है। नाम है खालिद बिन वलीद। पर मजे की बात यह है कि इनकी कहानी एक हीरो की तरह शुरू नहीं होती, नहीं, बल्कि एक परफेक्ट दुश्मन के तौर पर शुरू होती है। ये समझना जरूरी है कि वो क्या बने, ये जानने से पहले वो कौन थे। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। आदर्श दुश्मन, एक ऐसी प्रतिभा जो विरोध में ही निखरी। यहाँ हम खालिद की शुरुआती जिंदगी को देखेंगे, जब वो शुरुआती मुसलमानों के लिए सबसे बड़े और सबसे काबिल दुश्मनों में से एक थे। ये बात है उहुद की लड़ाई की, 7वीं सदी की एक बहुत ही अहम जंग, जहां मक्का की फौज की कमान खालिद बिन वलीद के हाथ में थी। और यहीं पर उन्होंने पहली बार दुनिया को अपनी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का नजारा दिखाया। तो खालिद ने ये जंग जीती कैसे? जरा समझिए, उनकी रणनीति बहुत कमाल की थी। 4 स्टेप्स में। पहला, उन्होंने देखा कि मुस्लिम तीरंदाज एक पहाड़ी पर हैं और उन्होंने भांप लिया कि यही वो कमजोर कड़ी हो सकती है। फिर दूसरा स्टेप, उन्होंने अपनी फौज को पीछे हटने का नाटक करने को कहा, एक झूठा रिट्रीट। अब हुआ ये कि तीरंदाजों को लगा कि वो जीत गए और वो माल लूटने के लिए अपनी पोजीशन छोड़कर नीचे आ गए। और बस यही तो खालिद को चाहिए था। तीसरा स्टेप, उनकी छुपी हुई घुड़सवार सेना ने घूमकर पीछे से हमला कर दिया। और चौथा स्टेप, नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों की जीती जिताई बाजी हार में बदल गई। इस एक चाल ने खालिद की मिलिट्री जीनियस को हमेशा के लिए साबित कर दिया। वो एक पल जब खालिद ने तीरंदाजों को पहाड़ी से नीचे आते देखा, वो समझ गए बस यही मौका है। ये उनकी दूर तक देखने की काबिलियत का वो लम्हा था जिसने उन्हें लड़ाई का पासा पलटने का मौका दिया। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, दुश्मन से साथी तक का सफर। ये खालिद के खुद के बदलने की कहानी है, उनके ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ये बदलाव आखिर हुआ कैसे? देखिए, उहुद की लड़ाई ने उन्हें मक्का का टॉप जनरल तो बना दिया, लेकिन फिर हुदैबिया की संधि में उन्हें पहली बार लगा कि कोई रणनीति में उन्हें मात दे सकता है। और इससे उनके दिल में अपने दुश्मन पैगंबर मोहम्मद के लिए इज्जत पैदा हुई। फिर जब उन्हें पता चला कि पैगंबर खुद उनकी इंटेलिजेंस की कद्र करते हैं, तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। बस इसके बाद खालिद ने मदीना का सफर किया और उसी विश्वास को अपना लिया जिसके खिलाफ वो कभी अपनी पूरी ताकत से लड़े थे। और ये बदलाव कोई मामूली नहीं था। इस्लाम से पहले वो लड़ते थे अपने कबीले के सम्मान के लिए, मक्का की ताकत के लिए। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद उनका मकसद बिल्कुल बदल गया। अब वो एक विश्वास के लिए लड़ रहे थे, एक नए राज्य को बनाने के लिए लड़ रहे थे। सोचिए, जो इंसान इस नए विश्वास के लिए सबसे बड़ा खतरा था, वही अब उसका सबसे खतरनाक और ताकतवर हथियार बनने वाला था। और इसी के साथ हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, अल्लाह की तलवार का बनना, एक नई ताकत का सामने आना। अब हम देखेंगे कि खालिद ने अपनी इस जबरदस्त मिलिट्री जीनियस का इस्तेमाल इस्लाम की खिदमत में कैसे किया। यहीं पर उन्हें सैफुल्लाह का खिताब मिला, जिसका मतलब है अल्लाह की तलवार। ये टाइटल उन्हें पैगंबर मोहम्मद ने मोता की लड़ाई के बाद दिया था, एक ऐसी लड़ाई जहां उन्होंने मुस्लिम फौज को यकीनी तबाही से बचाया था। जरा मूता के लड़ाई की स्केल को समझिए। एक तरफ थी बाइजेंटाइन रोमन सल्तनत की फौज, जिसमें थे करीब करीब 2 लाख सैनिक, और उनका सामना करने वाली मुस्लिम फौज में कितने लोग थे? सिर्फ 3000। मतलब मुकाबला लगभग नामुमकिन था। ऐसे हालात में जब एक के बाद एक 3 मुस्लिम कमांडर मारे गए, तब खालिद ने कमान संभाली। उन्होंने सीधे लड़ने की जगह एक ब्रिलियंट टैक्टिकल विड्रॉल किया, मतलब फौज को बड़ी समझदारी से पीछे हटाया और उन्हें पूरी तरह से खत्म होने से बचा लिया। ये ताकत की नहीं, दिमाग की जीत थी।
तो सवाल ये उठता है कि सदियों से खड़ी सल्तनतों को कैसे हराया जाए। फारस और रोम जैसी सुपर पावर्स को खालिद ने यही कर दिखाया। उनकी कामयाबी का राज था स्पीड। मुस्लिम फौज हल्के कवच पहनती थी जिससे वो बहुत तेजी से मूव कर सकती थी। दूसरी तरफ पारसी और रोमन फौजें भारी भरकम थी, बहुत धीमी। मतलब जहां दुश्मन अपनी तादाद पर भरोसा करते थे, वहीं खालिद की रणनीति थी स्पीड और धोखा। वो तय करते थे कि लड़ाई कब और कहां होगी और बड़ी बड़ी फौजों को हमेशा ऑफ बैलेंस रखते थे। और वो दिमागी खेल खेलने में भी माहिर थे। एक फारसी कमांडर को उन्होंने खत में लिखा था, मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसे लोग ला रहा हूं जिन्हें मौत से उतनी ही मोहब्बत है जितनी तुम्हें अपनी जिंदगी से है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये दुश्मन का हौसला तोड़ने की एक सोची समझी चाल थी। तो इन सब जीतों के बाद आखिर खालिद की विरासत क्या है? चलिए अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं। अजेय कमांडा। 100 से भी ज्यादा लड़ाइयां और हार कितनी? 0, एक भी नहीं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो मिलिट्री हिस्ट्री में शायद ही किसी और का हो। और उनका असर आज भी जिंदा है। आज भी दुनिया भर के मिलिट्री एकेडमियों में उनकी रणनीतियों पर केस स्टडीज होती हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है। देखिए, खालिद ने जंग के तरीके ही बदल दिए। उन्होंने स्पीड और मोबिलिटी में महारत हासिल की। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी दिमागी जंग का इस्तेमाल शुरू किया। दुश्मन को साइड से घेरने की कला, जिसे फ्लैंकिंग मैनूवर कहते हैं, उसे परफेक्ट कर दिया। और सबसे कमाल की बात, उन्होंने रेगिस्तान, जिसे लोग एक रुकावट समझते थे, उसे अचानक हमला करने के लिए एक हाईवे बना दिया। वो वहां से हमला करते थे जहां से कोई सोच भी नहीं सकता था। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। उनकी सबसे बड़ी जीत क्या थी? जंग का मैदान बदलना या फिर खुद को बदलना? एक दुश्मन से एक महान कमांडर और एक मिसाल बनने तक का उनका सफर, शायद यही उनकी सबसे बड़ी फतह थी। है ना सोचने वाली बात?